Hello. Hello.
نہیں میم آپ کی آواز بالکل کچھ نہیں آ رہی. ہیلو کاٹیج بک کر لے کے جانا مجھے وہاں آتے پتہ
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सबिया मैम ठीक है ना? आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज उनको नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रही मैम, पहुंच रही। हमारा कुछ पहुंच नहीं दे रही? रहा है ना? हाँ अच्छा, वो लोग आंसर ही नहीं दे रहे, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे। यस, आयशा कलीम, कमर बानो एंड फरीहा तस्कीन एंड समीन फातिमा, प्लीज रेस्पॉन्ड टू मैम। मैम आप म्यूट ना करो मैम बच्चियों को। मैम अब आ रही Girls, are you able to is like ma'am is audible for you all? Yes, ma'am. Yeah, then respond to madam ma. Okay, हम्म, don't waste your time, simply respond to madam. Okay, ठीक है ना सबिया मैम? हाँ आ रही अब मैडम, आ आप रही। कंटिन्यू करो मैम, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके मैम। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। हाँ, अब आ रही मेरी आवाज? यस मैम, आ रही मैम। आ रही ना, क्लियर आ रही? जी मैम। हाँ, क्लियर आ रही। ओके मैम। ओके, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? मजहर अली खां विला। पढ़ रहे थे ना हिकायत? जी। यस मैम। जी, तो अपन कल से ही फिर थोड़ा पहले से कंटिन्यू करेंगे हम। हाँ, तो अपन शिकम और आज़ाए बदन का मुबाहिसा पढ़े थे। आप लोग बुक्स लिए क्या मैम? गर्ल्स ले लिया आप लोग बुक्स? ओ मैम, पब्लिशर नेम चाहिए ना? हाँ, नहीं लिए, खाली डिग्री फर्स्ट ईयर बोले तो दे देते वो लोग। मैं फिर भी भेज रही आज क्लासरूम में, ठीक है? जी मैम। हाँ, मैम, ओके। गाइड भी रीडर दो भी बोलती मैं। हाँ, तो देखिए, शिकम और आज़ाए बदन का मुबाहिसा पढ़े थे हम। तो अगर हाथ काम नहीं करा तो क्या होता? और हलक बोला, मैं निवाला नहीं उठाऊं तो क्या बोला? ये सब समझ में आ गया ना कल आपके? जी। जी, तो आज हम पढ़ेंगे खर और दहखान। ये किसी चार के बारे में लिखो बोल के देता, बहुत इजी है, मैं बाद में से आपको समझाऊंगी। अभी तो आप सुन लो, खर और दहखान सेकेंड साइड हेडिंग है ये। तो ये क्या है? खाली हिकायत है। हिकायत बोले तो हमको खाली समझ लेना है। तो खर और दहखान में कहते हैं कि एक गधे ने एक रोज शेर की खाल पहनी। क्या गधा है वो, लेकिन खाल किसकी? शेर की पहन लिया और अपना नाम शेर रख लिया। ठीक है, क्या रख लिया उन्हें? अपना नाम शेर रख लिया। खाली उन्हें अपना शेर की खाल चेंज करके गधा है वो, शेर की खाल पहन लिया। पहन के अपने आप को क्या बोल रहा? मैं शेर हूं बोल के बोल रहा हूँ। तो गध इसी वजह से हर रोज जंगल में गुजारा। एक रोज एक गंवार का इस जंगल से गुजर हुआ और इसके पास आया। एक गंवार बोलते तो बिल्कुल गांव का आदमी को बोलते गंवार। ठीक है, आया। गधा जिस तौर वैश्यों को डराता था, इसी तरह गंवार को भी डराने लगा। यानी वो गधा क्या करता था? शेर की खाल पहन के मैं शेर हूं बोल के दूसरे छोटे छोटे जानवरों को डराता था, मैं शेर हूँ। उसी तरह वो गंवार आदमी को भी उन्हें डरा रहा, मैं शेर हूं बोलते उन्हें डर के भाग जाना, ऐसा उसकी थिंकिंग थी। तो दहखान ने कहा, ऐ खर, दहखान ने कहा, ऐ खर, तू शेर की खाल पहनकर बेचारे वैश्यों को डराता है। क्या बोल रहा उन्हें? तू है गधा और शेर की खाल पहनकर दूसरों को डरा रहा है, लेकिन मैं दोनों कानों से तेरे हाथ और पांव से तुझको पहचान चुका हूँ। वो गंवार आदमी क्या बोला? तेरे कान और दो पैरों को देख के मैं पहचान लिया हूँ, तो गधा है। क्यों तू मुझको बाजी और फरेब देता है? इतना कहा और गुस्सा होकर लठ इसके सर पर फेर कर मारा कि सर इसका फटकर भेजा निकल पड़ा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कौन? गधा। गधा क्या बोला? बहुत होशियारी करने गया था गधा कि मैं शेर हूं बोल के। तो वो गंवार आदमी क्या करा? उसके सर पे एक लठ से मारा। जैसा ही वो मारा, जमीन पे गिर गया गधा। बेहोश होके जमीन पे गिर गया। तो इससे अपने को फायदा हासिल क्या हुआ? फायदा हिस्से का ये है कि जो हौसला हो इतना ही काम करे, अपनी हद से ज्यादा ना बढ़े।
तो अपने को क्या है, हम जितनी है उसी हस्ती में रहना चाहिए। बड़े बड़े काम करने गए तो उसका अंजाम क्या हो गया, खुद को नुकसान हुआ, उसका सर फट गया गधे का। ठीक है, तो एक अपन साइड हेडिंग बना के ये लिखना रहता उनको। आप लोगों को आ रही ना मेरी आवाज गर्ल्स? जी मैम। आ रही ना, अच्छा ठीक है। तो और एक दूसरी हिकायत है, दो यार। एक हो गया शिकम और आज़ाए बदन का मुबाहिसा, दूसरा हो गया खर और दह खान, तीसरा हिकायत है। ये हिकायत खाली जस्ट सुन लीजिए आप लोग, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर थर्ड वन है दो यार। दो यार बोले तो दो दोस्त। ठीक है, दो दोस्त का क्या है, अपने को इतना ही लिखना रहता। खर और दह खान में गधा क्या कर रहा था, शेर की खाल पहनकर अपने आप को शेर समझ रहा था। तो अब इसमें ये दो यार में क्या होता है, दो यार बोलते दो सच्चे दोस्त रहते। ठीक है, सुनते हैं दो यार थे कि आपस में कमाल की दोस्ती रखते थे कहते वो लोग, यानी बहुत ही करीब जानलेवा दोस्त थे। ठीक है, और कहते थे कि एक दिल होना खूब है, अगर कोई दुश्मन सर पर हमारे आवे तो हाथ इसका ना पड़े। यानी ये लोग हम बोलते थे, कहते कोई भी बीच में अपने नहीं आना, अपन दोनों ही पक्के और सच्चे दोस्त है बोल के लोग बोलते थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ देखिए वो दो दोस्तों में। एक दिन शहर के बाहर कुछ काम करते थे कि खजाकार एक रीछ जंगल में नमूदार हुआ। ये दोनों क्या करे, बात करते करते जंगल की तरफ गए। जंगल की तरफ गए तो वहां पर उनको एक रीछ नजर आया। मालूम ना रीछ बोले तो टेडी। ठीक है, रीछ नमूदार हुआ यानी वहां से आया। इन दोनों में से जो चुस्त तो चालाक था वो दरख्त पर चढ़ गया। यानी एक दोस्त होशियार है, एक दोस्त यानी बुजदिल है थोड़ा सा। ठीक है, चुस्त चालाक दोस्त क्या करा, जल्दी रीछ को देखते के साथ ही झाड़ पे चढ़ गया। दूसरा बेचारा जान के डर से मुर्दे की तरह जमीन के ऊपर लेट गया। क्या करेगा वो बेचारा, एक दोस्त तो साथ छोड़ के क्या करा उन्हें, झाड़ पे चढ़ गया। दूसरा वाला क्या करा, एकदम जमीन के ऊपर लेट गया और दम चढ़ा, यानी सांस रोक के लेट गया वो, कहीं उसको मार ना दे बोल के। तो इस वास्ते के रीछ मुर्दे को ऐसा नहीं, रीछ क्या है, मुर्दा चीज को नहीं छीता, तो उन्हें क्या करा, सांस रोक के लेट गया तो रीछ समझा इसका इंतकाल हो गया, वो मरा हुआ है। मरा हुआ चीज को वो नहीं देखता, कौन, रीछ नहीं देखता। तो उन्हें क्या करा, फिर करीब आया, कुछ ही सो हरकत इसमें ना की, और वो जो दोस्त था ऐसा लेटा, सांस भी रोक लिया, कुछ भी हरकत नहीं कर रहा उन्हें। तो रीछ उसके करीब आता और देखा, इधर मुड़ाया उधर मुड़ाया, देखा उसको कुछ भी हिस नहीं कर रहा था, उन्हें कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर और वो राह जंगल की ली, क्या करा, अरे ये तो मुर्दा है बोल के छोड़ के उन्हें चले गया। कौन, रीछ वो दोस्त को छोड़ के चला गया, मुर्दा है समझ के छोड़ के चला गया। हाँ, उस दम यार उसका दरख्त से उतरा। दूसरा यार बोले तो उसका दूसरा दोस्त जो दरख्त पे चढ़ गया था वो दरख्त से उतर कर आया और कहने लगा, ऐ यार रीछ तेरे कान में क्या कहता था। उन्हें क्या समझ रहा मालूम, इधर उधर जो पलट के देख रहा था रीछ वो दोस्त को, तो तेरे कान में उन्हें कुछ बोल रहा था बोल के वो झाड़ पे से उन्हें देख रहा था रीछ क्या कर रहा था। तो क्या बोल रहा था, यार रीछ तेरे कान में क्या कह रहा था बोल के पूछ रहा उन्हें। मैम आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम सलाम मैम। Actually, there are only 5 girls, 2 are absent. Fatima Meraj, you joined late.
See, only 2 classes are there in a week for Urdu, and if you miss, again, ma'am will not be repeating. And yesterday, few Shalibanda students joined the class. Who has passed on this information to them? See, Urdu classes are only taken in Malakpet branch. It is not for the other branches. Please don't share the link with the other branch students. Understand? Yes, ma'am. Don't share, right? Only the other branches students, they will do the self-study. They won't be having the Urdu teacher. Only Malakpet branch has the Urdu teacher. Okay, if you share the link, I don't have any problem if they study, but again, when physical classes starts, they ask for the teacher. And when they don't have, then they will be at risk. So, just we are sharing the link in our group, in Malakpet branch group, and you only have to attend, right? And total 7 students are there in first year. So, I want only 7 students. Hello. Assalamu alaikum, madam. अस्सलामुअलैकुम मैम. हाँ मैम. मैं वही वो बता रही थी मैडम technical- के शालीबंडा के स्टूडेंट्स को लिंक शेयर नहीं करने के लिए. हाँ, तो देखिए आप कंटिन्यू कर लीजिए. अच्छा. 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट नाउ. 2 बच्चियां एब्सेंट हाँ. है, एक ANZC से और एक बीकॉम कंप्यूटर से. जी ने. जी मैडम, ठीक है. ठीक है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था मैम, अभी मैं इधर आ गई फिर. हाँ, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए. जी ठीक है मैडम, ठीक है. ओके ओके. हाँ, तो गर्ल्स सुनाई दे रहा आप लोगों को? यस मैम. जी मैम. हाँ, अभी तक आपको ये 2 यार का किस्सा समझ में आया कुछ तो भी? जी मैम. हाँ, 2 यार मतलब यहाँ पर नेट चले गया था थोड़ी देर. 2 दोस्त का किस्सा समझ में आया? जी हेलो. मैम. जी मैम. हाँ, नहीं आया तो फिर एक बार मैं पढ़ ले रही हूँ, अभी सुन लिए. सुनते हैं. 2 दोस्त एक जगह रहते थे, ठीक है, कि आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी वो लोगों की. कहते थे एक दिल, यानी एक दिल दो जान बोलते ना, ऐसी गहरी दोस्ती थी वो लोगों में. ठीक है. अगर कोई दुश्मन सर पर हमारे आवे तो हाथ इसका ना पड़े. यानी इतने अच्छे दोस्त थे, कोई दूसरा आके उन लोगों की दोस्ती को बिगाड़ना चाहे भी तो वो लोग नहीं बिगड़ते थे. ऐसे गहरे दोस्त थे. तो एक दिन क्या होता, एक दिन शहर के बाहर कुछ काम करते थे कि खजाकार एक रीछ, क्या हुआ मालूम, ये लोग जाते जाते एक जंगल की तरफ गए तो जंगल में क्या हो जाता, एक रीछ नमूदार होता, यानी एक रीछ आ जाता वहां से. इन दोनों में से जो चुस्त चालाक, एक जो होशियार है, एक जो थोड़ा सा कम होशियार है, ठीक है, चालाक था. दरख्त पर, वो चालाक जो दोस्त था वो दरख्त पे चढ़ गया, झाड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि रीछ को दरख्त पे चढ़ने नहीं आता. ठीक है, तो उन्हें क्या करा, एक दोस्त को नीचे छोड़ दिया आपने और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चला गया. और दूसरा बेचारा जान के डर से मांद मुर्दे के मानिंद, यानी मुर्दा चीजों को रीछ नहीं खाता, ये महावेरा है. ठीक है, तो मांद मुर्दे के मानिंद जमीन पर लेट गया. दूसरा दोस्त क्या करा, नीचे जमीन के ऊपर लेट गया, और वो जो चालाक था वो तो झाड़ के ऊपर चढ़ गया. ठीक है, और इसके वास्ते रीछ मुर्दे को नुकसान नहीं पहुंचाता. तो रीछ क्या करता, इसके आजू बाजू इधर उधर देखता, चेक करता, आखिर में सूंघता, देखता, और उसके बाद क्या करता, कुछ भी वो हरकत नहीं करता दोस्त, तो क्या करता, देख के उसको मुर्दा है समझ के वो पलट के चला आ जाता. ठीक है, फिर और जंगल की राह ले ली. क्या करा, रीछ देखा इन्हें मुर्दा है, मुर्दे को नहीं छिताना उन्हें, तो उन्हें क्या करता, सीधा अपने पास चला जाता. कहाँ चला गया, उन्हें जंगल में चला गया. तो उसके थोड़ी देर के बाद में वो दूसरा जो चालाक दोस्त था दरख्त के ऊपर से नीचे आता. नीचे आके क्या बोल रहा उन्हें, इस दम यार उस दरख्त से उतर कर आया और कहने लगा, ए यार, ए दोस्त, रीछ तेरे कान में क्या कहता था. क्या बोल रहा उन्हें, रीछ तेरे कान में क्या बोल रहा था. उन्हें देख रहा था ना इधर उधर पलट के, तो क्या कह रहा था बोल के बोलता. तो क्या कह रहा था बोले तो अब इन्हें क्या बोलता, देखिए उसका आंसर. उसने कहा, मुझसे
ریچ یہ کہہ رہا تھا ایسے بے وفا دوست سے دوستی نہ کیجیے، یہ بول کے بول رہا تھا بول کے بولتا. تو فائدہ قصے کا کیا ہے؟ جو کوئی اپنے قول پر ثابت نہ رہے ساتھ اس کے دوستی رکھنی نہایت نادانی ہے، اسی لیے عقل مند دوست سے دوستی رکھنا چاہیے. اپنے کو اتنا ہی لکھنا رہتا، سائڈ ہینڈنگ بنانا. دو یار میں ایک دوست کیسا رہتا، دوسرا دوست کیسا رہتا. ہاں سچے دوست تھے لیکن جان کو بچانے کے لیے انہوں جھڑ پہ چڑھ گئے، ان کو نیچے چھوڑ دیے، تو بے وفا دوست ہو گیا وہ. آ رہے نا گرل سمجھ میں؟ یس میم. گرل ہاں پہلے سن لیے پھر لاسٹ میں خلاصہ بولتی ہوں، ٹھیک ہے. تو دو یار کا یہ قصہ ہے. شکم اور اعضائے بدن کا تو آپ لوگ سمجھ لیے نا کہ ہاتھ کام نہیں کرتا، حلق خون والا نہیں اتارتا، وہ لکھنا رہتا. خر اور دہقان میں گدھا کیا کرتا، شیر کی کھال پہن لیتا. ٹھیک ہے. دو یار میں دو دوست کیسے نمونے کے رہتے وہ بتا دیا گیا. اب اور ایک ہے، اب اپنے کو دیکھیے 5 رہتے، 5 میں سے آپ کو 3 کرو بولتے. تو آپ ایسے ہی کرتے چلے جانا ہے. تو 3 کے بارے میں لکھو بولے تو اپن سائڈ ہیڈنگ بنا کے لکھنا رہتا. وہ کیسا لکھنا میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر لقمان حکیم اور اس کا ایک دوست. تیسری حکایت کیا ہے؟ حکایت نمبر 3 1 2 3 3rd and 4th حکایت کیا ہے؟ لقمان حکیم اور اس کا دوست. لقمان حکیم اس کا دوست. کہتے ہیں کہ ایک روز لقمان حکیم اپنے گھر میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور اپنا تردد اور تکفر بھلاتا تھا. اتفاق ایک دوست اس کا اس وقت آ گیا اور اس کو لڑکوں کے ساتھ بازی میں مشغول پایا. ایک دوست بھی آیا اور ان لوگوں میں مشغول ہو گیا. کہنے لگا اے یار، باوجود اس کے فراست میں تو شہر آفاق ہے، پھر کس واسطے اپنے تئیں احمقوں میں ملایا ہے اور کس سبب سے عقل فہم اپنے کھوئے ہیں. اس نے کہا کس طرح؟ کیا بولا تم اس میں کئی کو مل گئے سمجھدار ہو گئے بولے تو کس لیے ہو گئے بول کے پوچھ رہا ہوں. اتفاقاً ایک کمان اس وقت لقمان حکیم کے پاس تھی. چلاس کمان کا گوشے سے اتار کر اس کے آگے رکھ دی. وہ حیران ہوا کہ یہ کیا اسرار ہے اور بولا اے لقمان حکیم یہ نکتہ عجیب مجھ پر نہ رکھ اور اشارہ مہم تیرا میرے خیال میں نہیں آتا کہ تو نے کمان کیوں اتاری ہے. کہا اس نے اگر کمان سیدھا چڑھی رہی تو سست ہو جائے گی. حاصل قصہ کیا ہے اس کا؟ حاصل قصہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو واجب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک روز اپنے دل کے تئیں راحت دیوس سیر و شکار لہو لعب خوش کریں تاکہ مشکل ان کو پیش نہ آئے. اس کے حل کرنے میں سستی اور کاہلی نہ کریں. تو اس کا کیا سمجھ میں آ رہا؟ اپن لوگ بھی بولتے دیکھو ہفتے میں ایک دن چھٹی، ہفتے میں ایک دن چھٹی کیوں لینا؟ ہفتے میں ایک دن چھٹی لیے تو اپنے کو بھی ریسٹ ملتا نا. تو ہفتے میں ایک دن چھٹی ملی تو اپن بھی ادھر ادھر گھومنے جاتے نا گرلس. آیا سمجھ میں؟ ہلو. ہاں اور ایک ہے چوہا اور میوہ فروش. ٹھیک ہے. پھر میں اس کو آپ کو کیسا لکھنا ہے وہ بھی سمجھاتی ہوں. چوہا اور میوہ فروش میں کہتے ہیں کہ ایک چوہا برسوں برس کسی ایک میوہ فروش کی دکان میں رہتا تھا اور خشک و تر میووں سے زندگی بسر کرتا تھا. دکاندار اس کی حرکت دیکھتا، ٹال دیتا اور اس کا بدلہ نہ لیتا. ایک روز بسبب ہوس کے مادہ سفیلا دو کا یہ فارسی ورڈ آ رہے یہاں پر جو سیر ہوا ہزاروں شور و شر پر وہ دلیر ہوا. آخر سبب ہرس کے حیمانی اس دکاندار کی قطر کر جتنے روپیے اشرفی اس کے
اس میں تھے اپنے بل میں لے گیا. دکاندار نے احتیاط کے وقت جو کیسا کسیا ٹٹولا مفلسوں کی تھیلی کی طرح خالی پایا, معلوم کیا یہ کام چوہے کا ہے. تب ناچار ہو کر اس کی جستجو کرنے لگا. یعنی روزانہ جو مل رہا وہ کھا کے رہے تو اچھا تھا نا, نہیں رہ رہا. اتفاق سے ایک روز اسے بلی نے پکڑا. اس نے اس کے منہ سے چھڑا کر دوڑ اس کے پاؤں میں ایک ڈور باندھ دیا. وہ چوہے کے پیر میں کیا کرا, ایک ڈور باندھ کر چھوڑ دیا. وہ بل میں گیا. اس نے دوڑ کر یہاں تک ڈھیلا کیا کہ وہ جو ڈوری تھی پوری چھوڑتے گیا. انہیں کہاں تک زیادہ دیکھیں گے بول کے, تو وہ ڈھیلا کیا اور بل کی انتہا کو پہنچا اور ٹھہر گیا. تب اس نے سوراخ کو کھودنا شروع کرے. کیا کرے یہ لوگ, وہ پورے پیسے کہاں ہوں گے بول کے وہ جدھر چوہا گیا تھا اس کے اندر تک کھودے تو کیا دیکھتے, دیکھیے جب کھود چکا تو دیکھتا کیا ہے کہ مان صرافوں کی دکاندار کے اشرفیہ روپیہ اس میں پھیلے ہوئے پڑے ہیں. ان کو جمع کر اپنے صرف میں لایا اور چوہے کے تئیں نکال بلی کے حوالے کر دیا. یعنی کیا کرا, چوہا ہمارے ساتھ دغا بازی کرا بول کے انہیں کیا کرا, وہ پیسے اسے اس کی بل میں سے نکال لیے اور چوہے کو کیا کرے, بلی کے حوالے کر دیے. بلی چوہے کو شوق سے پکڑتی کھاتی نا, تو اس کے حوالے کر دیا. اس نے اپنے کیے کا ثمر پایا. حاصل قصہ یہ ہے کہ کبھی تو حرص و طمع کی طرف خیال نہ کر, بلکہ قناعت اختیار خانی ہونا موجب امن کا ہے. تو اس میں کیا ہوا, اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو. چوہا کیا کرا, حکایت. چوہا اور میوہ فروش اپنے کو لکھنا کیسا رہتا, یہ حکایت. شروع سے پھر سے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, ان لوگوں کو لکھنا کیسا رہتا. حکایت بولتے کے ساتھ ہی اوپر بنانا اپن حکایات بول کے سائڈ بڑی ہیڈنگ لکھنا. لکھنے کے بعد از بول کے الف ز, از بول کے مظہر علی خان ولا لکھنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا, شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ. اپنے لکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں میں. تو بولنا یہ کس کی حکایت ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا. مظہر علی خان ولا فارسی سنسکرت, ان کا تھوڑا اپن انٹروڈکشن بھی پڑھ لیں گے. پڑھے تھے نا اس سے پہلے, ولا کے بارے میں پڑھے تھے نا ہم. यस मैम. یس, ہاں. تو ولا کے کہاں پیدا ہوئے, کیا ہے, انہوں کیا کیا تصانیف ہے ان کے, ہفت گلشن اپن پڑھے تھے نا اس سے پہلے. وہ تھوڑا پھر سے ایک بار پڑھ لینا. ان کو پڑھ لینے کے بعد حکایت لکھتے وقت ان کا نام لکھنا ضروری ہے. جیسا ہم اب لکھ رہے حکایت نمبر 1 خر اور دہقان. تو حکایت لکھتے وقت خر اور دہقان نمبر 1 3 لکھے تو اپنے کو 20 مارکس ملتے. اس کے 20 مارکس کے کوشچن ہے. کسی 3 حکایت کو تحریر کیجئے بول کے کوشچن آتا. تو ہم کرنا خر اور دہقان, حکایت نمبر 1 بول کے ڈال کے. حکایت خر اور دہقان مظہر علی خان ولا کی تصنیف ہے, ہفت گلشن سے ماخوذ ہے, جس میں ولا نے, چھوٹا نام لے لینا, ولا نے انسان کو حد سے آگے بڑھنے سے منع کیا ہے. اور اپنی حکایت میں کہتے ہیں کہ ایک گدھے نے شیر کی کھال پہن کر اپنے آپ کو شیر سمجھ بیٹھا اور جانوروں کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کو بھی ڈرانے لگا. ایک دیہاتی نے کہا کہ اے گدھے, تو سب کو کیوں ڈراتا پھر رہا ہے, میں تیرے کان ہاتھ و پیر دیکھ کر تیرے دھوکے کو پہچان گیا ہوں. یہ کہہ کر دیہاتی نے اس کے سر پر ایک لٹ مارا کہ گدھا مر گیا. کیا ہوا, گدھا مر گیا. قصہ کلام یہ کہ جتنی صلاحیت ہو اتنا ہی کام کرنا چاہیے انسانوں کو. حوصلہ اور صلاحیت سے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش میں اصلیت فاش ہو جاتی ہے. یعنی نقلی کام ہم نہیں کرنا, جو سچائی ہے وہ بتا دینا چاہیے بول رہے شاید. اور شرمندگی, اور اس کو کیا ہوا, ساتھ میں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا. کس کو, گدھے کو. اس سے لوگ کیا کیا کی بولے. ٹھیک ہے. اب ایک ہو گیا. نمبر 2 بول کے دو یار بول کے اگر ڈالے ہم تو بولیں گے حکایت 2 یار مظہر علی خان ولا کی تصنیف ہے, ہفت گلشن سے ماخوذ ہے,
हाँ, जिसमें विला ने बेवफा दोस्त से दोस्ती रखने को मना किया है। एक मर्तबा दो गहरे दोस्त कहीं जा रहे थे कि जंगल में से इनका गुजर हुआ। इत्तेफाक से जंगल में रीछ निकल आया। इन दोस्तों में जो चुस्त और चालाक था वो दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा डर के मारे मुर्दे की तरह जमीन पर लेट गया। रीछ ने उसको सूंघा और जब वो कुछ हरकत ना देखी तो मुर्दा समझकर चला गया और वो उठ बैठा। इसका दोस्त दरख्त से उतर आया और पूछा कि रीछ ने तेरे कान में क्या कहा? उसने कहा, ऐसे बेवफा दोस्त से दोस्ती ना रखो बोला। उन्हें दोस्त को बोल दिया वो बात। चुप, वो बोला नहीं, रीछ बोला थोड़ा ना, खाली उन्हें समझा वैसा। ऊपर बैठ के झाड़ पे से देख रहा था, उन्हें उसके अतराफ फिर रहा तो वो दोस्त क्या समझा, अरे रीछ इससे बात कर रहा, इसको मारा नहीं बोल के उन्हें वो सोच रहा था। फायदा हिस्सा ये कि जो अपनी बात को पूरा ना करे इससे दोस्ती करना बेकार है। मतलब ये कि जो दोस्त अपने दोस्त का मुसीबत में साथ छोड़ दे और इसका कुछ ख्याल ना रखे तो ऐसे इससे दोस्ती रखना बेकार होता है। खुद गर्ज को मतलब परस्त कभी दोस्त नहीं होता, यानी खुद गर्ज और मतलब परस्त कभी दोस्त नहीं बन सकता। सुनाई दे रहा गर्ल्स? हेलो गर्ल्स, आ रही ना आवाज? खाली सुन ले, पर फिर कॉलेज में अपन उसका खुलासा क्लियर करेंगे, अभी तो आप लोग सुन लीजिए। फिर उसके बाद में क्या है, लुकमान और हकीम और उसका एक दोस्त। हाँ, हिकायत नंबर 3। हिकायत लुकमान हकीम और इसका एक दोस्त मजहर अली खान विला की तसनीफ है। अपन जैसा ही हिकायत का नाम ले रहे वहां पर मजहर अली खान विला लिख दिए तो अपने को पूरे मार्क्स मिलते। ठीक है, तो उनका नाम लेना जरूरी है। हिकायत लिखते वक्त अपने को लिखना ही तीनों के बारे में है। तो मजहर अली खान विला की तसनीफ हफ्त गुलशन से ली माखूज है। हफ्त गुलशन से लिया गया है भी आप लोग लिख सकते हैं अपने अल्फाज में, जिसमें उन्होंने काम के साथ आराम को भी जरूरी बताया है ना। इतवार में एक दिन हमको सैर व तफरी और आराम करने की जरूरत है बोल के बताया। वो अपनी हिकायत में लिखते हैं कि एक मर्तबा लुकमान हकीम अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। इनके दोस्त आए और कहा कि ऐ लुकमान, तू क्यों बच्चों के साथ खेलकर अपना वक्त और मेहनत जाय कर रहा है? लुकमान हकीम ने कुछ जवाब ना दिया, अपना कमान उतार कर रख दिया और कहा, जरूरत के वक्त ये काम देती है, बेजरूरत इसकी अहमियत घट जाती है और ये खराब हो जाती है। हासिल किस्सा ये कि इंसान मेहनत तो करे लेकिन हफ्ते में एक दिन अपने आप को आराम दे और सैर व शिकार या दूसरे मशागिल में सर्फ करे तो इसकी हफ्ता भर की थकन दूर हो जाती है और वो दोबारा काम करने के लिए चुस्ती और ताजगी महसूस करता है। क्योंकि इंसान जब अपने काम और मेहनत से हटकर दूसरे मशागिल को अपनाता है तो इसमें अपने काम करने की कुव्वत और हिम्मत पैदा होती है और वो बेहतर तौर पर काम अंजाम देने के काबिल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब इंसान किसी काम से थक जाए तो इसको छोड़कर दूसरे काम करे ताकि वो दोबारा इस काम के लिए कुव्वत पैदा करे। ठीक है, चौथा हिकायत को भी फिर हम चले जाना, चूहा और मेवा फरोश साइड हेडिंग लिखना। उसके बाद हिकायत चूहा और फरोश मजहर अली खान विला की तसनीफ है, यानी उनकी लिखी हुई है और उसको हफ्त गुलशन से अक्स किया गया है, जिसमें मजहर अली खान हिर्स व तमा की बुराई के ताल्लुक से एक वाकया सुनाते हैं कि एक मेवा फरोश की दुकान में एक चूहा रहता था जो दुकान के खुश्क तर मेवे खाया करता था। दुकानदार ने इस चूहे को छोड़ दिया। चूहा दुकानदार को जब तिजोरी से रुपये और अशरफी भी खाने की चीजें समझकर ले गया। दुकानदार को जब तिजोरी में पैसे ना मिले तो वो चूहे की हरकत को समझ गया और एक बिल्ली पकड़कर लाया। बिल्ली ने जब चूहे को पकड़ा तो दुकानदार ने चूहे को बिल्ली के मुंह से छुड़ाकर इसके पैर में डोरी बांधकर छोड़ दिया। चूहा बिल में पहुंच गया
तो बिल खोद कर दुकानदार ने पैसे निकाल लिए और चूहा बिल्ली को दे दिया। इस तरह चूहा अपने अंजाम को पहुंच गया और अपने किए की सजा पाई। ठीक है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इस हिकायत से ये दर्स मिलता है, ये सबक मिलता है कि इंसान जब हिर्स करता है तो इसकी जमाशुदा दौलत भी इसके हाथ से चली जाती है और इसका अंजाम इंतहाई बुरा होता है। जिस तरह चूहे का न सिर्फ खाना पीना बंद हुआ बल्कि वो मौत के घाट उतर गया। अरबी का मुहावरा है कि हिर्स दुनिया ज़रबुल मौत, हिर्स करने वाले पर मौत की मार होती है। जो अपनी जरूरत और इस्तेताअत से बढ़कर हासिल करने की कोशिश में लगता है वो भारी नुकसान उठाता है और अक्सर औकात इसकी जान ही चली जाती है। ये है, देखिए, ऐसा अपने को लिखना रहता। ठीक है, मैं लिखने का तरीका सुनाई दे रहा गर्ल्स? हेलो? यस मैम। हाँ हाँ, जरा मेरे को आंसर देते जाओ बीच बीच में कि मतलब आपको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, कुछ भी मैं पूछी तो उसका आंसर देना गर्ल्स। ओके, तो ये हो गया हिकायत। हिकायत तो खत्म हो गया ना आप? हिकायत में अपने को ये हो गया। अब अपने को जाएंगे एक नज़म पढ़ेंगे। इसमें था ये सिलेबस में मोहम्मद कुली कुतुब शाह कल समझे थे हम, समझे थे? हेलो? जी मैम। हाँ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह कल पढ़े थे ना हम। अपन ये एक बार फिर से कॉलेज में भी समझा दूं मैं। तो अब आप क्या करेंगे, हम हिस्से गजल में से एक गजल मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो गई और हिस्से नसर में से हिकायत खाली सिर्फ आप सुने ना, खाली अपने अंदाज में भी वो बना के लिख सकते। दो यार मेवा फरोश, खर और दही खान, ऐसा 3 ही लिखना रहता आपको। 3 लिखे तो 20 मार्क्स के है वो। तो मैं कैसा लिखना फिर कॉलेज में भी एक बार अपन डिस्कशन करेंगे, उसका लिखने का तरीका भी बता दूं मैं। अब हम पढ़ेंगे एक नज़म है हिस्से नज़म से, नजीर अकबराबादी। नज़म का नाम है तौहीद। ठीक है, नज़म का नाम क्या है? तौहीद है और नजीर अकबराबादी की लिखी हुई है। ठीक है, तो जी पहले मैम। का इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है। इंट्रोडक्शन नज़म, हिस्से नज़म से नजीर अकबराबादी का इंट्रोडक्शन। नजीर अकबराबादी बहुत ही अच्छे शायर गुजरे हैं। ठीक है, उनका असल नाम क्या था, उनकी हिस्ट्री आपको उनके बारे में लिखे तो भी 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता। फिर अगर उनके बारे में तफसील से लिखो बोल के अगर आ गया तो 15 मार्क्स में भी पूछ सकता। तो हम लिखेंगे नजीर अकबराबादी। खाली इनकी हिस्ट्री गौर से सुन लो और जहाँ मैं बोलती वहां पर अंडरलाइन करना बाद में से बुक्स आने के बाद। तो नजीर अकबराबादी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। नजीर अकबराबादी का पूरा नजीर नाम अकबराबाद के रहने वाले हैं, इसीलिए नाम के साथ अकबराबाद लगा दिया उन्होंने। ठीक है, नजीर अकबराबादी का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद, क्या था? वली मोहम्मद। और तखल्लुस नजीर था उनका, नजीर के नाम से फेमस हुए। नजीर अकबराबादी का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद। आ रहा ना गर्ल, सुनाई? जी मैम। आ रहा, जी जी जी। इनका ताल्लुक खानदान कुरैश से था। वालिद का नाम मोहम्मद फारूक था। नजीर दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? ये दिल्ली में पैदा हुए। इनकी तारीख पैदाइश के सिलसिले में इख्तिलाफ राय है, यानी उनकी सही तारीख पैदाइश मालूम नहीं है, यानी कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे, इसीलिए इनको कोई 1735 बोल रहे कोई कुछ बोल रहे, तो अपन भी उनको सही नहीं मालूम है तो ऐसा ही लिख देना। मुख्तलिफ बयानात की रोशनी में इतना कहा जा सकता है कि नजीर अकबराबादी 1735 ईस्वी से लेकर 1741 के किसी दरमियानी साल में पैदा हुए। नजीर अभी कमसिन ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, यानी उनके बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। और जब बाशऊर हुए तो तर्क वतन पर मजबूर हो गए, यानी वतन छोड़ना पड़ा उनको।
क्यों? तलाश माश के लिए, नौकरी के लिए, ठीक है। जब वो बाशऊर हुए तो तर्के वतन पर मजबूर हो गए, क्योंकि दिल्ली नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों की वजह से तबाह और बर्बाद हो गई थी। दिल्ली में मुसीबत आई थी तो उस वक्त उनको मोहताजी का सामना करना पड़ा था, तो उनको क्या क्या करना पड़ा? दिल्ली छोड़ना पड़ा। औरों की तरह ये भी क्या करे? दिल्ली को छोड़ दिए। औरों की तरह दिल्ली की मुसीबतों ने इन्हें भी चैन से रहने ना दिया। नजीर गोशे आफियत की तलाश में नानी और अम्मा को लेकर अपने ननिहाल अकबराबाद रवाना हो गए। उनका ननिहाल था अकबराबाद, इसीलिए वो क्या करे? अपने नानी के गांव को चले गए और अपनी तमाम तर जिंदगी यहीं बसर कर दी। पूरी जिंदगी वो कहाँ पर रहे? अकबराबाद में ही रहे, इसीलिए नजीर नाम के साथ अकबराबाद लगा लिए, इसीलिए अकबराबादी कहलाए। इनके लिए यहाँ का माहौल निहायत साजगार हुआ। नजीर की शायरी की इब्तिदा और शोहरत दोनों अकबराबाद की मरहून मिन्नत है, यानी अकबराबाद के हालात को देखकर उन्होंने नज़में लिखना शुरू किए। ये फित्री शायर थे, यानी उनके अंदर से ही एक आदत थी नज़में लिखने की। फित्री, उनकी आदत में ही शेर व शायरी करने का जज्बा था। इस्लाह सुखन, इस्लाह सुखन किसी से भी लेना गवारा ना की, यानी किसी से भी पढ़ना उनको गवारा नहीं था, ठीक है। वो खुद ही बुक्स वगैरह पढ़ के शायर बने, ठीक है। कुलियात नजीर में हमद, नात, मनक़बत, गजल, मुखम्मस, शहर आशुब सब कुछ शामिल है। उन्होंने सिर्फ नज्म ही नहीं लिखी बल्कि हमद, हमद बोले तो हमद की अल्लाह की तारीफ, वेरी गुड। हाँ, नात बोले तो नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, वेरी गुड, गुड गर्ल्स। मनक़बत औलिया अल्लाह की तारीफ, बुजुर्गान दीन की तारीफ। हाँ, गजल बोले तो गजल की तारीफ कैसा करेंगे हम? गजल की तारीफ लफ्ज़ी तौर पर औरतों से बातें करने को गजल कहते हैं। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, गजल का आखिरी शेर मक्ता। अपने को अगर कोई गजल की तारीफ लिखो बोले तो हम क्या करेंगे? अपने को छोटे छोटे चीजें मालूम होना चाहिए, ठीक है। मुखम्मस, मुखम्मस बोल तो 5 लाइनों वाली नज्म को मुखम्मस। शहर आशुब, जिसमें तो सब कुछ शामिल होता है, शहर के हालात शामिल है। तो इन्हों क्या करे? नज्म ही नहीं लिखे बल्कि नात, हमद, मनक़बत, गजल, मुखम्मस, शहर आशुब सब कुछ शामिल है इनके कलाम में। लेकिन इनका मर्तबा बहैसियत नज्म गो उर्दू शायरी में मुनफरिद है। सबसे ज्यादा इन्होंने नज्में लिखी। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उर्दू में नज्म निगारी का आगाज नजीर अकबराबादी से होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे दौर में नज्म गोई इख्तियार की जबकि गजल का रिवाज था। उनके दौर में गजल को उरूज हासिल था, हर तरफ गजल पढ़ी जाती थी। उस दौर में इन्होंने नज्म की इब्तिदा की। हाँ, उन्होंने अपनी शायरी का मवाद इंसान और इसकी रोजमर्रा जिंदगी से लिया है। इनकी शायरी हिंदुस्तानी तहजीब, क्या कैसी रहती थी इनकी शायरी? इनकी शायरी में क्या क्या रहता था बोलते? हिंदुस्तानी शेर व शायरी हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन की आईनादार है। नजीर को जुबान और बयान पर गैर मामूली कुदरत है, जखीरा अल्फाज की कमी नहीं है। वो हर मंजर और हर कैफियत का नक्शा पेश कर जाते हैं। अवाम और हेलो मैम, कुछ बोलना चाह रहे? हेलो गर्ल्स, कुछ बोलना चाह रहे क्या? आ रहा ना समझ में? तो क्या करते थे इन्हों? मनाजिर को देखकर भी अपनी नज्मों में समा देते थे वो अल्फाज को। मंजर कशी बहुत अच्छे अंदाज में करते थे। कोई भी मंजर अगर वो देख लिए तो वो अपने नज्मों में शेर बनाकर पेश कर देते थे।
ٹھیک ہے. عوام اور مقامی الفاظ اور محاوروں کو انہوں نے بڑی ہی بے تکلفی اور روانی کے ساتھ استعمال کیا ہے. اسی وجہ سے ان کو پہلا عوامی شاعر یا جمہوری شاعر بھی کہا گیا ہے. تو اپن نذیر اکبر آبادی بولے تو پہلا عوامی شاعر، عوام میں بیٹھ کے شعر و شاعری کرنے والے شاعر، اسی لیے انہیں عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور تھوڑا ٹائم ہے، ہم نظم ایک بار ریڈنگ کریں گے، پھر کر اس کا خلاصہ آپ کو میں بتاؤں گی کیسا لکھنا ہے. آ رہا ماں؟ سنائی دے رہا؟ ہاں سنائی دے رہا جی تو ٹھیک ہے. میم. ہاں تو اپن اب ان کی نظم کا نام ہے توحید، اور توحید کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا پہلے ہم وہ ریڈر میں سے وہ پڑھیں گے، پھر کل اس شعر کا پوری تشریح کریں گے، خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. خلاصہ کیسا رہتا، آپ کو کیسا لکھنا رہتا؟ نظم کا بھی اپنے کو خلاصہ لکھنا ہے، اشعار کی تشریح کرنا نہیں ہے، پوری نظم کے بند کا خلاصے کے طور پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیسا لکھنا کل میں آپ کو بولتی ہوں. آج تو اپن نظم پڑھیں گے، بہت ہی بڑی نظم ہے، آج میں ہو جائے تو بیٹر ہے، اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈسکنٹینیو کریں گے کل. تو توحید، تنہا نہ اسے اپنے دل میں تنگ میں پہچان، ہر باغ میں ہر دشت میں ہر سنگ میں پہچان. ابھی تو اپنے کو خالی نظم پڑھنے کا ہی ٹائم ہے، کل میں خلاصہ اس کا پورا سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تنہا نہ اسے اپنے دل میں تنگ میں پہچان، ہر باغ میں ہر دشت میں ہر سنگ میں پہچان. نظم ہے یہ. ہاں. بے رنگ میں یا رنگ میں نئے رنگ میں پہچان، منزل میں مقامات میں فرسنگ میں پہچان، نہ روم میں اور ہند میں اور زنگ میں پہچان، ہر راہ میں ہر ساتھ میں ہر سنگ میں پہچان، ہر عزم ارادے میں ہر آہنگ میں پہچان، ہر بوم میں ہر صلح میں ہر جنگ میں پہچان، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دل بر کو ہر ایک رنگ میں پہچان. پہچان پہچان جہاں پر بھی آ رہا. ایک منٹ ماں، ایک منٹ. ہاں ہاں تو کیا بول رہے ہو اپنے پہلے بند میں کیا کہنا چاہ رہے، توحید میں نذیر اکبر آبادی کیا کہنا چاہ رہے وہ اپن دیکھتے جانا. یہ ایک بند ہوا ان کا، 1 2 3 4 5 6 اشعار پر ایک بند انہوں نے لکھا، اور اس میں انہوں کیا بولنا چاہ رہے. نذیر اکبر آبادی نے زندگی کے بے شمار حقیقتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کیا ہے. نظم کے 9 بند کائنات کی ہر شے کا احاطہ کرتے ہیں اور فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ذرے ذرے میں خدا کی کار فرمائی موجود ہوتی ہے. نظم کی ابتدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے بلکہ کائنات کی تمام چیزوں میں وہ دکھائی دیتا ہے اور اپنے کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں کیا بول رہے، ہر باغ میں ہر چمن میں بیانات، بیابان کو کوہستان یعنی پہاڑوں میں جنگلوں میں ہر جگہ ان کے جلوے نظر آتے ہیں، لیکن پہچاننے کی ضرورت ہے. بول رہے انہوں پہلے بند میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں، تو ہر رنگ بے رنگ 9 رنگ میں بھی ان کا رنگ نظر آتا ہے. مختلف مقامات اور ممالک ہر راہ ہر رستے میں ان کا ساتھ رہتا ہے، ہر عزم میں ارادے میں امن جنگ میں شامل رہتا ہے، ہر بات ہر ڈھنگ ہر لمحہ سے ان کی قدرت اجاگر ہوتی ہے. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر چیز میں ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اپن جو یہ بند پڑے نا اس کا خلاصہ تھا یہ پہلے کا. ٹھیک ہے. تو اب سیکنڈ میں دیکھیے میں ساتھ ہی ساتھ پڑھا دے رہی ہوں، تھوڑا رک گیا تو بعد میں وہ کریں گے، پھر کل انکمپلیٹ ہو جاتا. تو عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، یعنی تو اللہ کو اگر جاننا چاہتا ہے تو
अल्लाह के बंदे, नेक बंदे उनको किसी तरह ढूंढ ही लेते हैं। नेक्स्ट और 5 बंद उनके देखेंगे हम। फल पात, कहीं शाख कहीं फूल कहीं बेल, नरगिस कहीं सौसन कहीं बेला कहीं राबिल, आजाद कोई सबसे किसी का है कहीं मेल, मिलता है कोई राख चंबेली का कोई तेल, करता है कोई जुल्म कोई लेता है झेल, बांधे कहीं तलवार उठाता है कोई सिल, अदना कोई आला कोई सूखा कोई वेटर पिल, जब गौर से देखा तो उसी के हैं सब ये खेल, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान। तो दूसरे शेर में वो क्या कहना चाहते हैं देखेंगे हम। नजीर कहते हैं कि जिस तरह फूल फल शाख की खूबसूरती अल्लाह ताला के हसीन तख्लीक मालूम होती है, अपन खूबसूरत फूलों को देखे तो कैसा बनाया अल्लाह बोल के हम भी गौर करते हैं अल्लाह ताला कैसा बनाए होंगे ये चीजों को, तो हमारी तबीयत भी गुम हो जाती। इसी तरह शायर का कहना है, इसी तरह हर अदना आला हाकिम महकूम, हाकिम हुकूमत करने वाला, महकूम जालिम मजलूम, सभी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इनके मुख्तलिफ दर्जात पर गौर किया जाए तो ये भी अल्लाह ताला की मसलियत मालूम होती है। नजीर इंसान के रंज और गम, खुशी कामरानी, तकलीफ और राहत, तवंगरी मुफलिसी और फायदा नुकसान में भी अल्लाह ताला के इसरार महसूस करते हैं, महसूस करते हैं और कहते हैं कि जो अल्लाह ताला का आशिक है वो इंसान की हर चाल व अदा से अल्लाह की निशानियों को ढूंढ लेता है। दूसरा नज़म बड़ी है, थोड़ा देख आ रहा, वहां सुनाई? हेलो गर्ल्स, आ रहा? हाँ, तो और थोड़ा है ना टाइम, और एक बंद पढ़ के अपन रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो जा रहा ना। आप लोग लंच करे में गर्ल्स, लंच करे गर्ल्स, आप लोग नहीं करेंगे? कर लिए? अच्छा, तो और एक बंद करके अपन खत्म करेंगे, ठीक है। गाता है कोई शौक में, करता है कोई हाल, छाने है कोई खाक, उड़ाता है कोई माल। देखिए शेर को गौर से पढ़ के अपन उसका खुलासा लिखना रहता। गाता है कोई शौक में, करता है कोई हाल, छाने है कोई खाक, खाक बोले तो मिट्टी, ठीक है, छाने है कोई खाक, उड़ाता है कोई माल, हंसता है कोई शाद, किसी का है बुरा हाल, रोता है कोई हो के गमो दर्द में पामाल, नाचे है कोई शौक, बजाता है कोई गाल, पहने हैं कोई चेथड़े, ओढ़े हैं कोई शाल, करता है कोई नाज, दिखाता है कोई हाल, जब गौर से देखा तो उसी की है सब ये चाल। क्या है? जब गौर से देखा तो उसी की है ये सब चाल, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर रंग में पहचान। तो ये तो हो गया अपने क्या बोल रहे अल्लाह ताला तीसरे बंद में क्या फरमा रहे? शायर का कहना है, शायर कौन है? नजीर अकबर आबादी। हाँ, बीच बीच में शायर को अपन बार बार याद करते रहना, क्योंकि ये नज़म तौहीद नज़म के लिखने वाले कौन है बोले तो नजीर अकबर आबादी बोलते जाना। अपन नींद में से उठा के पूछे तो भी तौहीद के राइटर नजीर अकबर आबादी। मैं पढ़ाते वक्त बार बार नाम इसलिए लेते हूँ कि आपको वहां पर लिखने में सहूलत होती, ठीक है। अल्लाह ताला की मखलूक में नेक व बद, दोस्त दुश्मन, पंडित दरवेश, बीमार सेहतमंद, सब लोग है ना दुनिया में कितने किस्म के क्या क्या चीजें हैं वो सारे चीजों को बयान करने की कोशिश कर रहे शायर नजीर अकबर आबादी। तो क्या बोल रहे हो ना, मखलूक में नेक बद लोग भी है, थोड़े लोग बदमाश रहते, थोड़े लोग नेक रहते, थोड़े लोग दोस्त रहते, थोड़े लोग दुश्मन रहते, थोड़े लोग पंडित रहते, थोड़े दरवेश, बीमार सेहतमंद, हिंदू मुस्लिम,
غرض کے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. نظیر کہتے ہیں کہ ہر فعل و عمل سے عاشق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. نظیر قدرتی عناصر پر غور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دن اور رات، سورج، چاند، تارے، زمین، فلک، آسمان، سمندر، حور، پری، جن، شیطان، جنگل، بیابان، سختی، راحت اور آسمانی حادثات سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت اور قوت کے مظہر کرتے ہیں اور یہ عاشق کو اللہ تعالیٰ کا طلسم دکھاتے ہیں. نذیر نے اس دنیا کے ہر شخص کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کے انسانوں میں کالے، گورے، سچے، جھوٹے، عالم، جاہل، مرد، عورت، صوفی، زاہد، رند، شرابی، چور، لٹیرے سب ہی موجود ہیں، جو سب اللہ کے کھیل و تماشے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آخری بند ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں گے. نہیں اور ہے، اور زیادہ ہے، تو آج ہم یہاں پر سٹاپ کر دیں گے گرلز. ہلو. جی میم. ہاں، کیونکہ اور بہت بڑا ہے، کل کمپلیٹ ہوتی ہے نظم، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو خلاصہ کیسا لکھنا وہ سمجھا دیتی ہوں. جی میم. ہاں، تو آپ لوگ بھی اب ریسٹ کر لئیے. تھوڑا مشکل بھی آپ کو کچھ بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ نوٹ کر کے رکھیے، اپن کالج میں ملے تو ساری چیزیں سمجھا دیتی. جی میم. تو ایسا کر لیں گے، اپن جو بھی ڈاؤٹس ہے اپن کلیئر کریں گے. بہت ہی ایزی ہے اردو. ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہم اردو لیے، ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کرے، اپن اون سے کر کے پورے مارکس لے سکتے، 99 بھی اسکور کر سکتے آرام سے. تو ٹھیک ہے، کل اپن کنٹینیو کریں گے. میم اب کل نہیں ہے، کل نہیں فرائیڈے ہے، ہے نا؟ یس نیکسٹ کا مطلب فرائیڈے. فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے 2 ڈے، اونلی 2 days میں اپنے کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر اپن کالج میں مل رہے تو اپن کیا کریں گے، اس دن اردو والے تھوڑا جلدی آئیں یا دیر سے رکیں، اس دن میں آ جاتی ہوں. میرا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو میرا فون نمبر میں دیتی ہوں، گروپ میں رہتا میرا فون نمبر، تو آپ لوگ میرا نمبر بھی رکھ لیجیے. کچھ ڈاؤٹ ہے تو وہ کر سکتے. میں بولوں کیا نمبر آپ لوگوں کو چاہیے؟ میم آپ گروپ پہ لنک بھیجے تو آپ کے نمبر سے بھیجے نا. ہاں میرے نمبر سے بھیجی، وہی ہاں نمبر تو ہے ہم لوگوں کے پاس. ہے نا. ہاں جی ہے میم. تو آپ وہی نمبر پہ آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا ہے یا واٹس ایپ پہ بھی بات کرنا ہے، آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو میرے کو بولیے. ٹھیک ہے نا ماں؟ جی میم آپ ایک بار واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے نا گائیڈ اور ریڈر کا نام. جی. اچھی بات ہے، واٹس ایپ پہ کون بھیجوں سے آپ لوگ؟ پبلشرز کے ہیں؟ ہاں میم گروپ پہ بھیج دیجیے آپ. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بھیج رہی ہوں. بھیج رہی ہوں، کون سے ہے وہ رائٹر کون ہے وہ سب بھیج رہی ہوں. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.